So, good afternoon everyone. Today I am in NS College of Pharmacy and I am an assistant lecturer in NS College of Pharmacy. My name is Sagar Bhomik. So, today's lecturer is asthma, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम का दो पार्ट आता है, एक एस्थमा है और दूसरा आता है सीओपीडी। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर एस्थमा के बारे में, अगले दिन लेक्चर्स में बात करेंगे सीओपीडी के बारे में। तो डेफिनेटली ये कैसे होता है, क्या होता है चीज़ें, क्या प्रॉब्लम वगैरह आता है, क्या दिक्कतें करते हैं हमारे बॉडी में, और इनका फार्माकोलॉजिकल फार्मा में हम लोग किस तरीके से ड्रग्स हमारा यूज़ करके इनका प्रॉपर क्योर कर सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों में आज के दिन में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एस्थमा के डेफिनेशंस की अगर बात करें, मतलब आप लोगों को समझ में आ गया एस्थमा नाम सुनते ही कि कफ हमारे बॉडी में जो मतलब छाती पे कफ जम जाता है, टाइटनेस आता है, स्वीजिंग आता है, जब हम लोग सांसें लेते हैं, सांस करके सांसें लेते हैं, ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ ही है एक्चुअली एस्थमा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं डेफिनेशन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे एस्थमा का डेफिनेशन। एस्थमा इज ए क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। दिस इज द क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ द एयरवेज। हमारे जो यहाँ पे छाती है, यहाँ पे जितना भी एयरवेज है इसका डिसऑर्डर, जितना एयरवेज है, एयर के वायु का जो पथ है, इसका डिसऑर्डर है आपका एस्थमा। द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कॉजेज एन इंक्रीज इन द एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस दैट लीड्स टू रिकरेंट द एपिसोड एंड व्हीजिंग, जी करके हम लोग का आवाज होता है, ब्रीथलेसनेस, सांसें कम आता है, चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट हम लोगों को बुझ जाता है, मतलब टाइट फील होता है, एंड कफ भी होता है छाती पे, एंड पर्टिकुलरली एट द नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग। बेसिकली नाइट में देखा जाता है, नाइट में ये चीजें होता है, एस्थमा वगैरह, टाइटनेस वगैरह आता है, एंड अर्ली सुबह हम लोग का जब नींद खुलता है तब ये अर्ली मॉर्निंग में भी होता है। दूसरा वे पे समझते हैं एस्थमा इज द कंडीशन व्हिच द एयरवेज नैरो, मतलब इसका मतलब समझते हैं हम लोगों का जो एयरवेज है, ये जो हम लोगों का नाली है, ये नॉर्मली ऐसा रहता है, नॉर्मली ये जो नाली है ये ऐसा रहता है डेफिनेटली, बट जब हम लोग का एस्थमिक कंडीशन रहता है तब ये नैरो हो जाता है, ये जो पथ है ये छोटा हो जाता है। और तीसरी पिक्चर्स में और भी डिफरेंटली समझ सकते हैं आप कि ये जो मोटा हो गया, इतना जो लेयर है ये मोटा हो गया और ये इतना पतला हो गया, मतलब इसका वायु का जो पथ है वो बहुत ही नैरो हो जाता है। सो नेक्स्ट नैरो, हम लोग को जब मतलब वो जो एयरवेज है वो नैरो हो जाता है, एंड स्वेल में प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस, हम लोग का जो एक्स्ट्रा म्यूकस आता है हम लोगों का सांसें के नाली में, एंड दिस कैन मेक ब्रीथिंग डिफिकल्ट एंड ट्रिगर कफिंग एंड व्हिस्टलिंग साउंड, व्हीजी करके हम लोगों को जो साउंड आता है, एंड व्हेन यू ब्रीथ आउट एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हमारे चेस्ट जो होता है वो टाइट हो जाता है इसकी वजह से। सो डेफिनेशन यही है बेसिकली एस्थमा का डेफिनेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो ये जो आप लोग एयरवेज देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे नॉर्मली ऐसा रहता है, और डेफिनेटली जब आप लोगों का एस्थमिक कंडीशंस होता है, देखिए यहाँ पे कितना म्यूकस जम गया है और जो इनका लेयर्स है, साइड लेयर्स है, वो फुल गया है। ठीक है, तो डेफिनेटली चलते हैं हम लोग अभी टाइप्स ऑफ एस्थमा के बारे में। टाइप्स कितना वेरिएंट्स होता है एस्थमा का, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले आता है एलर्जिक एस्थमा। ऐसा होता है कुछ एलर्जिक एनवायरनमेंट फैक्टर हम लोग एस्थमा का कॉजेस होता है, जैसे when the symptoms are introduced by hyper immune response to the inhalation of specific allergen, and type 2 intermediate hypersensitivity of reaction basis IgE। मतलब यहाँ पे एक हिस्टामिन बोल के एक हिस्टामिन बोल के केमिकल हम लोगों का बॉडी में रिलीज होता है। और सबसे बड़ी बात है एलर्जी, मतलब जो हम लोगों का ये जो एलर्जिक कंडीशन है, जो बाहर से चीजें हम लोगों का बॉडी में इफेक्ट करता है, उसके बदौलत हम लोगों का हिस्टामिन निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात है हिस्टामिन रोकने के लिए करता है, बशर्ते ये हिस्टामिन इतना ज्यादा निकलता है जिसके बदौलत हम लोगों का जो एस्थमा होता है उसमें म्यूकस वगैरह आते हैं, बॉडी में दिक्कत करते हैं, स्वेलिंग करते हैं, स्वीजिंग आवाज करते हैं। सो डेफिनेटली यही चीज है।
और डेफिनेटली अगर बात करें नॉन एलर्जिक एस्थमा, जो एलर्जेनिक नहीं है, वो क्या है? दिस टाइप ऑफ एस्थमा इज ट्रिगर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इरिटेंट्स ऑफ इन द एयर नॉन रिलेटेड टू एलर्जेंस। मतलब हम लोग का बाहर में वायु में हवा में जो चीजें रहते हैं उसके बदौलत नॉन एलर्जिक एस्थमा वगैरह होता है। दिस इनहेरिटेंट स्टिमुलेट द नर्व फाइबर्स। सबसे बड़ी बात है ये स्टिमुलेट करते हैं हम लोगों का नर्व फाइबर्स को, एंड इन द एयरवेज कास्टिंग ब्रोंको कंस्ट्रक्ट करता है, हम लोगों का ब्रोंकियल जो रहता है वो कंस्ट्रक्ट करता है, एंड द इन्फ्लेमेशन, वो इन्फ्लेमेशन नहीं करता है। नेक्स्ट मिक्स्ड एस्थमा इज द कंडीशन ऑफ द बोथ एलर्जिक एंड नॉन एलर्जिक। मिक्स्ड एस्थमा जो होता है दोस्त वो एलर्जिक एंड नॉन एलर्जिक दोनों का मिक्स्ड होता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ एस्थमा, दिस इज द मोस्ट कॉमन, ये सबसे ज्यादा देखा जाता है। एंड नेक्स्ट द कफ वेरिएंट एस्थमा, जिसमें हम लोगों का एस्थमा के बदौलत कफ वगैरह होते हैं सबसे ज्यादा। दिस डज नॉट हैव द क्लासिक सिम्टम्स एस्थमा सच एज wheezing, shortness to breathe. Instead it is characterized by the symptom as presence of cough, मतलब ये कफ के प्रेजेंट में होता है ये एस्थमा। नेक्स्ट अगर बात करें एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा, सबसे बड़ी बात है हम लोग सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं, उसके बदौलत भी हम लोगों को काफी कभार होता है सांस का दिक्कत होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है। सो वो है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा, नॉक्टर्नल एस्थमा characterized by symptoms that gets worsened in light. Those who are suffer from nocturnal asthma as also experience symptoms at any time of the day, मतलब ये any time of the day आपको दिखाया जाता है कभी कभार। और सबसे बड़ी बात नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशनल एस्थमा। बहुत सारे लोग मान के चलिए वुडन के फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी जो वहाँ पे एजबेस्टोसिस जो एजबेस्टर बनाते हैं, है ना, बड़ी छत का, ऐसी जगह पे सीमेंट वगैरह प्रोडक्शन होता है, तो इस सब का जो कोना होता है उसमें भी हम लोगों का एस्थमा वगैरह होता है, वो ऑक्यूपेशनल एस्थमा वगैरह वो होता है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकंड में इटियोपैथोजेनेसिस। चलिए दोस्तों इटियोलॉजी समझते हैं क्या है, इनका ट्रिगरिंग फैक्टर्स, किन की वजह से हम लोगों को ज्यादा वगैरह एस्थमा वगैरह होता है, एलर्जन वगैरह जो भी है, चलिए समझते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले एलर्जन इनहेलेशन, जो बाहर से हम लोग लेते हैं, जो उसे एनिमल होता है, हाउस डस्ट होता है, कॉकरोचेस, पोलन्स, जो भी एनिमल मतलब बहुत सारे पशु होता है, जैसे डॉग्स होता है, बिल्ली होता है, उन लोगों का जो मतलब लोम वगैरह रहता है उनसे भी होता है, बहुत से कॉकरोच वगैरह जो भी है। और नेक्स्ट आता है एयर पॉल्यूएंट्स के बारे में। एयर पॉल्यूएंट्स में हम लोगों का हवा में जो एयर पॉल्यूएंट्स वगैरह रहता है उसके बदौलत जैसे एग्जॉस्ट फॉर्म्स, परफ्यूम्स, ऑक्सीडेंट्स एंड सिगरेट स्मोक्स की वजह से, एंड जो मतलब परफ्यूम्स वगैरह यूज करते हैं, बहुत सारे ऐसे परफ्यूम है जो लो कॉस्ट में आता है, वो भी इसका कारण होता है। नेक्स्ट आता है वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, सिंसोटेजिस एंड एक्सरसाइज एंड कोल्ड ड्राई एयर, जब मतलब ठंडी के समय सबसे ज्यादा होता है। स्ट्रेस, बहुत सारे समय ऐसे भी देखा गया स्ट्रेस लेने पे भी आपका एस्थमा वगैरह आते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें ड्रग्स, कुछ ऐसे ड्रग्स है जो एस्थमा के कारण है। सबसे बड़ी बात है एस्पिरिन, एनएसआईडी, बीटा एड्रेनलिन ब्लॉकर्स, मतलब आप लोग समझ सके हैं, तो हम लोगों को ये सारी चीज नहीं लेना है। ये सारे चीज मतलब एस्थमा को इंक्रीज करते हैं, जो भी कंडीशन है बॉडी का, तो नहीं लेना है। और सबसे बड़ी बात है नेक्स्ट अगर बात करें ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, मेटल सॉल्ट्स, मतलब हम लोग जो काम करते हैं डिफरेंट जगह फैक्ट्री में, सो उसकी बदौलत भी ये चीजें भी होता है। वुड एंड वेजिटेबल डस्ट, इंडस्ट्रियल केमिकल एंड प्लास्टिक, फूड एडिटिव एंड गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, एंड काफी सारे समय देखा गया है जेनेटिक फैक्टर भी कारण होता है एस्थमा के। तो नेक्स्ट अगर समझते हैं आप इसका पैथोजेनेसिस के बारे में, टू द कंबाइंड फॉर्म, है ना। सबसे बड़ी बात है एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड जेनेटिक फैक्टर, ये दोनों बाहर के जो एनवायरमेंटल फैक्टर है एंड जो जेनेटिक फैक्टर है, वो दोनों मिलके कैसे इस चीजों को आगे बढ़ा रहा है एस्थमा को, जो भी है। और ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन करते हैं, हमारे जो ब्रोंकियल रहते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन करते हैं, सबसे बड़ी बात है। एंड ब्रोंकियल हाइपर एसिडिटी,
हाइपर एक्टिविटी, ब्रोंकियल को ज़्यादा एक्टिव करने का ट्रिगर फैक्टर आता है और ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन एंड इंक्रीज द मसल प्रोडक्शन करते हैं। एंड एयरवेज नैरोइंग, हम लोग को जो एयरवेज रहता है वो नैरो हो जाता है इसके बदौलत, और जिसके बदौलत सिम्टम हम लोग देखते हैं कफ, व्हीजिंग, ब्रीथनेस, चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट हम लोगों को टाइट हो जाता है। नेक्स्ट अगर समझते हैं अर्ली एंड द लेट फेज रिस्पॉन्स ऑफ द अस्थमा। नेक्स्ट अगर बात ट्रिगर फैक्टर की बात करें, इन्फेक्शन, एलर्जन, एक्सरसाइज एंड इनहेरिटेंस, जो इसके बदौलत हम लोगों का जो इम्यूनोग्लोबुलिन ई मास्ट सेल जो मीडिएट रिस्पॉन्स करता है, मतलब हम लोगों को बॉडी के अंदर जो मास्ट सेल है वो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है ये एलर्जन के बदौलत, ये अस्थमा के बदौलत। और सबसे बड़ी बात है हम लोगों को मास्ट सेल को कंट्रोल रखना है इस अस्थमा के कंडीशन के टाइम हमारे बॉडी में। जब मास्ट सेल कंट्रोल रहेगा तो हमारे अस्थमिक जो कंडीशन है वो भी कंट्रोल रहेगा। नेक्स्ट अब बात करें तो यहाँ पे रिलीज एंड प्रेडेटर्स फ्रॉम मास्ट सेल एंड इसोसिनोफिल्स एंड माइक्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट। अर्ली फेज जो होता है, लेट फेज होता है, उसके बारे में चलिए बात करते हैं। अर्ली फेज जो है यहाँ पे 30 और 60 मिनट के बीच में आता है। काफ़ी सारे समय दोस्त आप लोग देखे हैं कि ये जो 30 और 60 मिनट के बीच में कुछ ऐसे कंडीशन होता है, कुछ पेशेंट होता है जिसको 30 आधे घंटा या 1 घंटे के अंदर उनका कफ निकलते हैं, स्वीजिंग होता है, खांसी वगैरह होता है बहुत तरीके से। एंड लेट फेज में देखा जाता है पीक स्लो इन 5 to 6 आवर। बहुत सारे समय ये भी देखा गया है कि 5-6 घंटे के अंदर रैपिडली ये चीज़ें हम लोगों को बॉडी में इफेक्ट करता है। इन्फ्लेमेशन विद कॉन्स्यूफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स एंड इन्फ्लेमेशन एंड ब्रोंकियल हाइपर एसिडिटी, ये अंदर में हम लोगों को इसके वजह हाइपर एसिडिटी भी क्रिएट होता है। विदिन 1 to 2 days इन्फ्लेमेशन एंड मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। एंड दोनों ओवरऑल कंडीशंस में हम लोगों को क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लार्ज एंड स्मॉल एयरवेज या ट्रैपिंग, हम लोग के अंदर में जो एयरवेज है वो ट्रैप करता है। एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मतलब हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसमें एसिड वगैरह क्रिएट होता है, हाइपोक्सेमिया। नेक्स्ट दोस्तों क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं अस्थमा की। सबसे बड़ी तो व्हीजिंग, जी करके आवाज आता है, डायस्फोनिया, कफ बनता है, चेस्ट टाइटनेस होता है, हाइपोक्सेमिया एंड एक्सपीरेशन में भी प्रोलॉन्ग्ड मस्ट बी इंस्पिरेशन, मतलब एक्सपीरेशन मतलब छोड़ना, हम लोग जो सांसें छोड़ते हैं, इंस्पिरेशन मतलब हम लोग जो सांसें लेते हैं। काफी सारे में से ऐसे देखते हैं सांसें लेने का जो टाइम है, मतलब 1 मिनट में सांसें ले रहे हैं तो सांसें छोड़ने में हम लोगों को टाइम लग रहा है 2 मिनट, तो डबल। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है। काफी समय ये भी लगता है कि सांसें लेने में 1 मिनट लग रहा है और छोड़ने में आपको 4 मिनट लग रहा है, तो यू आर इन एस्थेमिक कंडीशन। तो चलिए बात करते हैं आगे। सिलेक्शन में भी वाइट थिक एंड म्यूकस, मतलब वाइट थिक, ये म्यूकस वगैरह इसके बदौलत हम लोग आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, किस तरीके से हम लोग जो नॉन फार्मा चीज़ें हैं, इसलिए नॉन फार्माकोलॉजिकल जो मैनेजमेंट है, जो चीज़ें हैं उस तरीके से भी कुछ हद तक इसको रोक सकते हैं। जैसे मान के चलिए पेशेंट एंड फैमिली एडुकेशन विद अंडरस्टैंड द डिजीज एंड द फॉस्टर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फिटनेस। सबसे बड़ी बात है हम लोगों को और होना पड़ेगा, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फिटनेस के ऊपर कवर होना पड़ेगा। अवॉइड स्मोकिंग, दोस्तों स्मोकिंग अवॉइड करना है और अवॉइड आइडेंटिफाइड कॉज वेयर पॉसिबल। जितना भी आपको अगर लगता है कि घर के डस्ट से आपको एलर्जी वगैरह आता है तो आपको अवॉइड करना है। आपको अगर लगता है बाहर का जो भी चीज़ें हैं उससे एलर्जी आता है, बहुत सारे ऐसे लोग होता है घर में कुत्ता रहता है उसको एलर्जी वगैरह आता है, तो वो सारी चीज़ आपको ट्रिगर करना है, आपको टारगेट करना है और उसको अवॉइड करना है। कंट्रोल द एक्सरसाइज फैक्टर व्हिच कॉज एलर्जी एंड अवॉइड बीटा ब्लॉकर्स, एस्पिरिन, NSAID। मैंने पिछले बोला था ये सारी चीज़ अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि ये सारी चीज़ हम लोगों का मास्ट सेल को और भी रिएक्ट बनाता है बहुत तेजी तरीके से। तो सबसे बड़ी बात है नेक्स्ट, सबसे लास्ट एंड लीस्ट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। मतलब फार्माकोलॉजिकल कौन सा ड्रग है, क्या है, जो भी है, कैसे मतलब अस्थमा को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि
के चलिए 5 टाइप्स का ड्रग्स है, तो हर एक ड्रग्स का आपको 2-2 करके याद रखना है। चलिए आगे समझते हैं। बीटा सिंथो तो मोनोमेटिक्स इसमें है सर्बिटोल, टर्बिटोलिन, ये सारी चीजें हैं। मिथॉक्सीडेंस इसमें है, टर्बिटोलिन, ये सारे हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें स्टेबिलाइजर्स तो सोडियम क्रोमोजाइलेट, केटाफोस्फेट एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड इसमें आता है आपका सिस्टमिक और इनहेलर जो सिस्टमिक होता है उसमें आपको क्या होता है, गोली को आप खाते हैं। और सबसे बड़ी बात है नेक्स्ट इनहेलेशन जो होता है, जो आपको इनहेल करते हैं अस्थमा के बराबर। और नेक्स्ट लास्ट सबसे लिस्ट आता है एंटी-IgE एंटीबॉडी, उसमें आता है ओमालिजुमब, ये सबसे लास्ट। तो सबसे बड़ी बात है ये 5 तरीके का जो ड्रग है, हर एक ड्रग्स का आपको दो एग्जाम्पल याद रखना है। सो ये सबसे चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो दोस्त आज के लेक्चर्स आपको इतने के लिए। अस्थमा नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे COPD के बारे में।